हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, वो भी प्रैक्टिस सेट के द्वारा, जिसमें दोस्तों हम आज बायोलॉजी के शानदार प्रश्न करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? ऑप्शन नंबर ए है यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है क्रिएटिनिन या ऑप्शन नंबर डी है यूरिया। इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों, ये बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमोनिया। अमोनिया जो है जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है। अब उत्सर्जन की बात करें दोस्तों, तो उत्सर्जन उत्पाद का प्रकार जंतुओं के रहने के तरीके अर्थात उनके आवास पर निर्भर करता है। अमोनिया NH3 जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है। और अन्य जीव और उनके उत्सर्जन उत्पाद की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पक्षी और सरीसृप की बात करें तो इनका उत्सर्जन उत्पाद होता है यूरिक अम्ल। जलीय अकशेरुकी की बात करें तो इनका उत्सर्जन उत्पाद होता है अमोनिया। और स्थलीय उभयचर और स्तनधारी की बात करें तो उनका उत्सर्जन उत्पाद होता है यूरिया। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? ऑप्शन नंबर ए, यह जल के परिवहन में मदद करता है। ऑप्शन बी, यह कीट परागकणों को आकर्षित करता है। ऑप्शन सी, यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। या ऑप्शन नंबर डी, इसका औषधि महत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद है। ठीक है दोस्तों, बात करें कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिनका उपयोग हम किस लिए करते हैं? गोंद आसंजक बनाने में करते हैं। यह चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद होता है जो आमतौर पर पौधों के सेलुलोज के टूटने के कारण बनते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान के पौधे की पत्तियों में मेथोनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए है इमली, ऑप्शन बी संतरे, ऑप्शन सी टमाटर या ऑप्शन नंबर डी बिच्छू बूटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी के पौधे की पत्तियों में मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें बिच्छू बूटी की दोस्तों, तो यह एक शाकाहारी पौधा है। कौन सा है? शाकाहारी पौधा है जो जंगलों में उगता है। इसकी पत्तियों में चुभने वाले बाल होते हैं जो छूने पर दर्दनाक डंक मारते हैं। इस दर्द से बचने का पारंपरिक उपाय चिलमोड़ा के पौधे के पत्ते के साथ उस क्षेत्र को रगड़ना जो अक्सर बिच्छू बूटी के पास उगता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? ऑप्शन नंबर ए है स्त्री केसर, ऑप्शन बी पंखुड़ी, ऑप्शन सी पुकेंसर, ऑप्शन नंबर डी बाह्यदल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्त्री केसर। स्त्री केसर जो है पुष्प का मादा जनन अंग है। ठीक है दोस्तों, पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है? स्त्री केसर होता है। क्या होता है? इसके शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है। किसके? स्त्री केसर के। इसके शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है। स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान बीज के 3 भाग है। ऑप्शन नंबर ए बीजपत्र, युग्मनज और प्रांकुर, ऑप्शन बी बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर, ऑप्शन सी बीजपत्र, भ्रूण और प्रांकुर, ऑप्शन नंबर डी है बीजपत्र, युग्मनज और मूलांकुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर जो है बीज के 3 भाग है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के खालिस्तान होती है। ऑप्शन नंबर ए, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन डी बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी व्युत्क्रमानुपाती। वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन दर घटती है तथा वायुमंडलीय दाब घटने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रात के समय प्रकाश संश्लेषण के बिना खालिस्तान का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक मुख्य विनिमय गतिविधि है रात के समय। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ऑप्शन बी श्वसन के दौरान,
ऑप्शन नंबर सी है श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों के दौरान। ऑप्शन नंबर डी है वाष्पोत्सर्जन के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्वसन के दौरान। श्वसन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन श्वसन के दौरान होता है पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी से पौधों की जड़ कोशिकाओं में जल और खनिज आयनों की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए, आयन और जल एक साथ अवशोषित होते हैं। ऑप्शन बी, आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद सकेंद्रिक प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है। ऑप्शन सी, आयन पहले निष्क्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद सक्रिय परिवहन द्वारा जल प्रवेश करता है। ये ऑप्शन नंबर डी है आपकी स्क्रीन पे, पहले विसरण द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद आयनों का सक्रिय परिवहन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद सकेंद्रिक प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? ऑप्शन नंबर ए है एथिलीन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन। ऑक्सिन की जो है हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुँचने पर घटती जाती है। किसकी? ऑक्सिन पादप हार्मोन की। ठीक है दोस्तों, अब ऑक्सिन पादप हार्मोन की बात करें दोस्तों, सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है, यह जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है। जड़ में इसकी अधिकता पौधों में की वृद्धि को कम करती है। ऑक्सिन जो है पौधों में व्यापक रूप से वितरित हो रहता है, यह सर्वाधिक मात्रा में तनों के सिरों में पाई जाती है। सबसे कम ऑक्सिन जो है वृद्धिहीन हिस्सों में होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता है ऑप्शन नंबर ए, किसी पौधे का दिशात्मक विकास, ऑप्शन बी, पशु प्रजातियों की दीर्घायु, ऑप्शन सी, पक्षियों का प्रवास, या ऑप्शन नंबर डी, मानवीय व्यवहार के पैटर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किसी पौधे का दिशात्मक विकास। अनुवर्तन किसी पौधे का दिशात्मक विकास दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अनुवर्तन अधिकांशतः किसी पौधे के दिशात्मक विकास को दर्शाता है। किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में पौधे के किसी भाग की गति जिसमें उद्दीपन की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करती है, अनुवर्तन कहलाता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए फर्न, ऑप्शन बी खमीर, ऑप्शन सी अमीबा, या ऑप्शन नंबर डी आम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फर्न। फर्न जो है बीजाणुओं का पुनरुत्पादन करता है। पादपों की बात करें दोस्तों, तो पादपों में लैंगिक व अलैंगिक दो प्रकार का जनन होता है। ये आपको याद रखना है। कौन सा? दो प्रकार का जनन होता है, लैंगिक व अलैंगिक। अलैंगिक जनक में पादप बिना बीजे के ही नए पादप का निर्माण कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से ही प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। फर्न व मांस जैसे पादपों में बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दीमक, ऑप्शन बी लाख कीट, ऑप्शन सी रेशम कीट, ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दीमक। दीमक जो है लाभकारी कीट नहीं है। कीटों की वह प्रजातियां जो परागण, कीट नियंत्रण और फसल उत्पादन में मदद करती है लाभकारी कीट कहलाते हैं। ये कीट कौन कौन से हैं? लाख कीट, मधुमक्खी, रेशम कीट इत्यादि। जबकि दीमक जो है क्या है? लाभकारी कीट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है बीटी कपास, ऑप्शन बी बीटी आलू, ऑप्शन सी जीएम सरसों, ऑप्शन डी बीटी बैगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीटी कपास। बीटी कपास जो है दोस्तों अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति किसे दी गई है? बीटी कपास को दी गई है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बीटी जीन का प्रोटीन कपास की कीटों के लिए विषाक्त होता है। ये भी आपको याद रखना है। बीटी कपास जो है बैसिलस थुरिनजेनेसिस आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास की फसल है। बीटी जीन का प्रोटीन कपास के कीटों के लिए विषाक्त होता है। बीटी कपास सर्वप्रथम मानसेटो समूह द्वारा बोलगार्ड कपास के नाम से 1996 में अमेरिका में प्रचलन में लाई गई। इसमें क्राई1 एसी जीन का उपयोग किया गया था। भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी द्वारा बीटी कपास की 3 किस्में मैक 12, मैक 162 और मैक 184 के उत्पादन को 26 मार्च 2002 को मंजूरी दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जोहान ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन सी कार्ल लिनियस, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने वर्ष 1835 में गैलापागोस द्वीप समूह पर कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किए थे, जिसने उनके विकासवाद के सिद्धांत में अहम भूमिका निभाई थी। यह द्वीप समूह प्रशांत महासागर के दक्षिण में इक्वाडोर का हिस्सा है, जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने आपके सामने लाए हैं। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।